हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। फिर बच्चों क्लास 12 फिजिक्स की बात करें, चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर दी है आज से। लेक्चर नंबर 1 है। इस चैप्टर में बच्चों जितने भी लेक्चर कराऊंगा प्लेलिस्ट में क्रम से मिलेंगे। हो सकता है कुछ बच्चे इस चैप्टर को पढ़ लिए हों और नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा बेसिक से बात करेंगे। हाँ, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बच्चों प्रकाश की जो है यानी किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की चैप्टर नंबर आपका बच्चों 9 और 10, ये दो चैप्टर आपने दी 15-20 दिन में कर लिया तो फिर आगे के चैप्टर बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, है ना, किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिकी यंत्र। ठीक है। फिर तरंग प्रकाश की भी होता है बच्चों। प्रकाश की दो प्रकार से होता है। जैसे हम मान लीजिए प्रकाश से संबंधित कोई भी घटना का अध्ययन करें तो वो शाखा आपका बच्चों क्या कहलाता है, प्रकाशिकी कहलाता है, ऑप्टिक्स कहलाता है। और ये बच्चों आपका चैप्टर नंबर 9 जो है ये किरण प्रकाशिकी से संबंधित है। यानी प्रकाश किरण के रूप में चलती है तो उनके कौन कौन से गुण हो सकते हैं। जैसे किसी सतह से टकराकर वापस आ रही है तो परिवर्तन, है ना बच्चों। यदि किसी सतह से टकरा करके दूसरे माध्यम में चली जा रही तो अपवर्तन। सतह से टकरा करके मुड़ जाना बच्चों, है ना, विवर्तन। ध्रुवण, उसकी तीव्रता धीरे धीरे करके उसकी तीव्रता कम हो जाए बच्चों तो ध्रुवण का गुण हो जाता है। इस तरीके से प्रकाश के किरण के आधार पर इन गुणों का अध्ययन करते हैं। इसलिए बच्चों किरण प्रकाशिकी का नाम दिया जाता है, क्योंकि प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका किरण प्रकाशिकी, किरण मान करके जब प्रकाश का अध्ययन करेंगे बच्चों तो प्रकाशिकी की बात करते हैं। प्रकाशिकी आपका दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो पहले बच्चों आपका कौन सा, एक तो आपका हो गया, एक तो हो गया किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी। और दूसरा बच्चों आपका दूसरा जो है वो है तरंग प्रकाशिकी। क्या है बच्चों? तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी। ठीक है। तो प्रकाशिकी का मतलब भौतिकी की एक शाखा है बच्चों। भौतिकी की क्या है? एक शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित होने वाली घटनाओं का, परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन हो गया, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इनका अध्ययन करेंगे, वो प्रकाशिकी कहलाता है। प्रकाशिकी की दो भाग है बच्चों, दो भाग हैं, एक किरण प्रकाश की और दूसरा तरंग प्रकाश की। यानी प्रकाश को जब हम किरण मान करके किसी घटना का अध्ययन करते हैं उसे हम किरण प्रकाश की कहेंगे, लेकिन उसी प्रकाश को हम तरंग के रूप में मान करके बच्चों, है ना, उनका हम अध्ययन करेंगे तो आपका तरंग प्रकाश की कहलाएगा। ओके। तो दो प्रकार है बच्चों। पहला है आपका किरण प्रकाश की, इसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, वो भी बच्चों किस तरीके से, एक प्रकार से किरण के रूप में। ठीक है। और तरंग प्रकाश की, इसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित, ये भी सेम है, ऐसा नहीं होगा, है ना, प्रकाश तरंगों से मिलकर बना हो। ये देखो यहां पर देखो, ऐसे अध्ययन करेंगे जिसमें प्रकाश को हम तरंगों से मानकर चलेंगे। ठीक है। और यदि प्रकाश किरणों से मिलकर बना हुआ है, यानी किरण को हम मेन मतलब एक प्रकार से आधार मानकर किसी भी घटना का अध्ययन करेंगे, वो किरण प्रकाश की कहलाएगा। लेकिन हम यदि कोई फिजिक्स का कोई भी चीज हम अध्ययन कर रहे हैं, यदि प्रकाश को उसको तरंग मान करके अध्ययन कर रहे हैं तो तरंग प्रकाश की कहलाएगा। देखिए ना, इसमें इसके अंतर्गत प्रकाश संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। किस आधार पर? इस आधार पर करते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में होता है। और किरण प्रकाश के बच्चों प्रकाश को किरण मान करके हम अध्ययन करेंगे तो आपका किरण प्रकाश की हो जाएगा। तो प्रकाश की भौतिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। सिंपल है। यदि हम प्रकाश को किरण मानकर चलेंगे और उस परिघटना का अध्ययन करेंगे तो किरण प्रकाश की, और यदि उसको तरंग मानकर चलोगे बच्चों तो तरंग प्रकाश की कहला जाता है। ठीक है। तो प्रकाश की से यदि 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव वगैरह तो आपसे बनना चाहिए बच्चों। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। बड़ा सिंपल है बच्चों, थोड़ा आप लोग यहां पे समझिएगा। प्रकाश का परावर्तन, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, एक सतह लेते हैं बच्चों। क्या लेते हैं? एक सतह। ठीक। एक सतह हमने ले लिया, यहां पे मान लीजिए एक सतह ले लिया हमने। ठीक है। ये सतह है बच्चों। ठीक, ये सतह हो गया। अब इस सतह पर कोई प्रकाश किरण आ रही है, कोई प्रकाश किरण आ रही है। ठीक है बच्चों, कोई प्रकाश किरण आ रही है। मान लीजिए यहां पे बिंदु है, प्रकाश किरण ऐसे आ रही है बच्चों, और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस हो जा रही है। ठीक है। टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस हो जा रही है। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया? टकराने के बाद फिर बच्चों उसी माध्यम में वापस हो जा रही है।
ये लो, प्रकाश किरण आई पे बच्चों और टकरा करके उसी माध्यम में वापस हो गई। अच्छा, ये जो अभिलंब है ये क्या है? अभिलंब है। अभिलंब को अलग कलर से दे देते हैं, ये आपका अभिलंब है बच्चों। ठीक है, प्रकाश किरण सतह पे आई और इस सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस हो गई बच्चों। ठीक, तो ये आपका सतह हो गया परावर्तक पृष्ठ, जिसे बोलेंगे क्या बोलेंगे बच्चों? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है सर। प्रकाश किरण जो आती है बच्चों उसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आपतित किरण। ये प्रकाश किरण आपतित हुई है और टकराने के बाद उसी माध्यम, जिस माध्यम से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली गई बच्चों, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण यानी जो आता है वो आपतित, टकरा करके लौट जाता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ये जो प्यारे बच्चों ये अभिलंब है, ये क्या है? अभिलंब। क्या है? अभिलंब। ठीक, पहला परिभाषा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक है, यहां पे आप मेंशन करके लिख लेना, मैं यहां पे लिख देता हूं। और ये बच्चों परावर्तन के बाद जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तित कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तित कोण। परावर्तित कोण, और इसको अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आपतित कोण को आई से और परावर्तित कोण को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली बात बच्चों, यदि कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौटती है तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जरा, ये आपतित किरण है, टकराई, तो जिस सतह से टकराई उसे परावर्तक पृष्ठ कहेंगे बच्चों। इसके लंबवत एक खींची गई रेखा है, ये इसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण बच्चों आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण जो है वो परावर्तन कोण है। ठीक है, ये आपतन कोण है बच्चों, ये परावर्तन कोण है जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये हो गया बच्चों, किसी प्रकाश या प्रकाश का किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौटने की जो परिघटना है बच्चों वो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चीजें क्लियर? चलिए, यहां पर बच्चों जो आपका आपतन कोण है, चित्र से ध्यान रखिएगा, चित्र में जो है बच्चों जो आई है वो आर के बराबर है। इसका मतलब सर, इसका मतलब जो आपतन कोण है, आपतन कोण का जो मान है बच्चों परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। लो सर, यहां पे आप तो परावर्तित कोण लिख दिए तो गलत तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, परेशान होना नहीं है भैया, यहां पे लिख देता हूं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक, ये चीज। तो बच्चों आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा, ये पहला नियम हो गया। पहला नियम बच्चों की आई बराबर आर। अब देखो जरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, देखो बच्चों पृष्ठ पर आपतित जो अभिलंब है तीनों सदैव एक ही पृष्ठ पर स्थिर होते हैं। यानी क्या बोला गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं, इसी तल पे स्थित होंगे बच्चों। तो दो नियम हमने लिख दिया है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा, इसका मतलब बच्चों आई बराबर आर होगा। ठीक है, दूसरा चीज, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल पर हैं। देखो बच्चों, आपका आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और आपतित बिंदु पर जो अभिलंब है सबके सब एक ही समतल पर स्थित है, इसे बोलते हैं परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का नियम यूं आसानी से आपको याद हो गया होगा कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस से लौटने की परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के दो नियम बच्चों की आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब बच्चों तीनों के तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। चीजें क्लियर?
कंप्लीटली प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन भी करते चले। यदि कोई बच्चा मान लीजिए नोट्स नहीं बना पाया और उसको नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49। चार्ज कितना लगता है सर? मात्र 100 रुपए चार्ज है। प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। हाँ, जिसको व्हाट्सअप करना है तो जानकारी ले सकते हो व्हाट्सअप करके, और नोट्स भी आप ले सकते हो बच्चों। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों दर्पण के बारे में। दर्पण बढ़िया सिंपल है और दर्पण के बारे में आज पूरा बेसिक कर लेंगे। अगले दिन हम सीधा थ्योरम कराएंगे, थ्योरम कराएंगे बच्चों सीधा। ठीक है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आज का पूरा लेक्चर देखें, पूरा बेसिक रहेगा। जो भी 10 से 15-20 मिनट का रहेगा पूरा बेसिक रहेगा। ठीक है सर, चलो देखो भाई साहब, सबसे पहले बात करते हैं दर्पण क्या है। जो बच्चों एक ऐसी युक्ति जो अपने ऊपर आपतित प्रकाश के पूरे भाग को क्या कर देती है बच्चों? पूरा परावर्तित कर देती है। जैसे आप अपने घर में है ना, स्कूल जाने से पहले अपने चेहरे को देखते हो कि तेल लगा है कि नहीं, साफ है कि नहीं है ना। कहीं भी जाते हो तो चेहरा देखने के लिए कोई ना कोई दर्पण प्रयोग करते हो। बिल्कुल सर करते हैं। तो दर्पण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो हमारे चेहरे से जो प्रकाश किरण यहां पर पहुंची और टकरा करके सीधे आंखों पर पहुंचती है बच्चों। कोई भी वस्तु हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि परावर्तन के कारण। जैसे मान लीजिए मैं इस बोर्ड को देख पा रहा हूं क्योंकि ये लाइट बोर्ड तक पहुंचो, बोर्ड से टकराने के बाद हमारे आंख तक पहुंचो बच्चों, तभी ये चीज हमें दिखाई देता है। कोई भी दुनिया का वस्तु आपको दिखाई दे रहा मतलब प्रकाश के परावर्तन के बाद आपकी आंखों तक उसकी किरण पहुंच रही है। जैसे मोबाइल पे आप हमको देख रहे हो क्योंकि प्रकाश किरण मोबाइल से टकरा करके आपकी आंखों तक गिरने जा रहे हैं तभी दिखाई देगा, अन्यथा यदि प्रकाश नहीं रहता तो हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है बच्चों, तो दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरण को पूरे के पूरे क्या कर देती? परावर्तित कर देती है कि जो जिस माध्यम से आया था पूरा उसी माध्यम से चला जा। तभी ना भैया पूरे चेहरे को अच्छे से देख करके दाढ़ी बनाते रहते हैं। बाल बनाना है तो बिल्कुल समतल दर्पण का बिल्कुल पास में रख लिए और बना देते हैं, नहीं तो पता चला नाक ही कट जाए, है ना, पता चले यहाँ कट जाए। तो मतलब छोटे छोटे बारीक बाल भी समझ में आ जाते हैं, है ना बच्चों। इसलिए हम बोलते हैं कि दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित प्रकाश के संपूर्ण भाग को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है बच्चों। जो हम घर में यूज करते हैं तो बच्चों मुख्य रूप से जो आप लोग देखते हैं समतल दर्पण रहता है, लेकिन दाढ़ी बनाने के लिए थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दर्पण 3 प्रकार का होता है बच्चों। एक तो आपका समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा परवलयाकार दर्पण। दर्पण के 3 प्रकार है। समतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ सीधा सीधा हो बच्चों, क्या हो? परावर्तक पृष्ठ। जैसे हम पहले नंबर में बात करेंगे, ये आपका और यहां पे ऐसे कर दो तो ये कौन सा दर्पण हो गया बच्चों? ये आपका समतल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हो गया? समतल दर्पण हो गया। परावर्तक पृष्ठ ऊपर है, ध्यान रखना, ऊपर वाला भाग जो है परावर्तक पृष्ठ है। क्या है प्यारे बच्चों? परावर्तक पृष्ठ। क्या है? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब नीचे लेप लगा हुआ इसलिए ऊपर परावर्तक पृष्ठ है। ये जो गोलीय दर्पण होता है बच्चों, ये 2 प्रकार से होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार से होता है। गोलीय दर्पण एक तो होता है बच्चों आपका उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। एक तो होता है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है, और दूसरा मुख्य रूप से अवतल दर्पण। ठीक है, जो काम का है उसी को मैं बता रहा हूं। फिर समतल उत्तल है ना, उनके भी बारे में कि समतल और उत्तल जुड़ जाए तो क्या होगा। तो भाई उतना ही अपन काम करेंगे यहां पे जितना आपके काम का है ना। लंबा चौड़ा कहानी अपन यहां पर चीजें नहीं देखेंगे। ठीक है, जो एनसीईआरटी में है जो काम का है बच्चों उसी को देखेंगे। समतल उत्तल, उभयोत्तल, है ना, ये सब चीज अपन को नहीं देखना है। परवलयाकार कैसा होगा? जैसे मान लीजिए ये परवलयाकार की बात करें तो कुछ इस तरीके से बच्चों, और परावर्तक पृष्ठ इधर बाहर लेप लगा देते हैं, अंदर जो होता है वो परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। बाहर लेप लगा हुआ है और बच्चों ये अंदर परावर्तक पृष्ठ है, इसे बोलते हैं हम क्या? परवलयाकार दर्पण। क्या बोलते हैं? परवलयाकार दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो बच्चों, सीधा सीधा, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण आपको बता दिया कि या तो आपका जो उत्तल दर्पण है जैसे बच्चों, तो ये परावर्तक पृष्ठ, जैसे मान लीजिए इसको मैं बोलता हूं तो ये आपका बच्चों अवतल है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण बच्चों? अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है। देखो ना बच्चों, परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है, लेकिन वहीं पे, लेकिन ध्यान दीजिएगा,
वहीं पे बच्चों कुछ इस तरीके से कर देते हैं, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर नहीं है, अंदर की ओर लेप लग गया, तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है बच्चों, ये परावर्तक पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ कैसा है बच्चों? उभरा हुआ है। परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है। यहां पर देखो परावर्तक पृष्ठ दबा था, इसलिए धंसा था जिसे बोलेंगे बच्चों, है ना, दबा हुआ है, या ऐसा लिख लो दबा हुआ है। तो आपका कौन सा दर्पण कहलाता है? ये आपका बच्चों गोलीय दर्पण का अवतल दर्पण कहलाएगा। लेकिन यदि परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, जहां से टकरा करके प्रकाश किरणें लौटेगी, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, तो आपका होता बच्चों उत्तल दर्पण की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस तरीके से दर्पण तीन प्रकार के, समतल दर्पण सीधा, परावर्तक पृष्ठ समतल होगा बच्चों, है ना। आपका हो गया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में दो प्रकार है, उत्तल और अवतल। उत्तल का ध्यान रखना, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहेगा, और अवतल का परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ रहेगा। समझ में आ गई बच्चों? यहां तक क्लियर? चलिए, दर्पण के से संबंधित हम कुछ प्रमुख शब्दावली का प्रयोग करेंगे, जिससे बच्चों आप लोगों को बढ़िया से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं एक गोला लेता हूं। क्या लेता हूं प्यारे बच्चों? गोला। क्या लेता हूं? गोला। ठीक है सर, ये मैंने गोला ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? गोला। क्या कर लिया? गोला। और इसी को कॉपी करके ऐसा कर दिया। थोड़ा समझने की कोशिश करना बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करना, चीजें क्लियर होगी। बहुत सिंपल वे से मैं कहता हूं भाई कि यदि यहां से ठीक, इसको मैंने एक पृष्ठ ले लिया, या कि फिर थोड़ा सा यहां से लेता हूं। देखना भाई, यदि थोड़ा सा यदि आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो मान लीजिए कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। ठीक, देखो भाई साहब, इसी का एक छोटा सा भाग लिया हूं बच्चों। कहने का तात्पर्य हुआ, थोड़ा समझना, कहने का तात्पर्य हुआ कि इसका एक केंद्र रहा होगा। सही है सर, केंद्र तो रहा होगा। जब इसका केंद्र है, जब इसका केंद्र है ना बच्चों, तो इसका भी कोई ना कोई केंद्र रहा होगा। जैसे मैं मान के चलता हूं यहां पे ये केंद्र रहा होगा, रहा होगा कि नहीं रहा होगा। और ये एक प्रकार से ये गोला है बच्चों। क्या है? गोला है, और गोला का भाग है। ध्यान देना, ये कैसा बच्चों? गोला है, और गोला का ही एक कटा हुआ भाग है। गोले का कटा हुआ भाग है। ठीक, समझ में आया? अब जैसे हम इसको ये बोल रहे हैं कि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, तो लेप कहां लगा रहेगा प्यारे बच्चों? बाहर की ओर। तो परावर्तक पृष्ठ कहां हो गया? अंदर की ओर। परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर। समझ में आया? यानी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, ये बच्चों परावर्तक पृष्ठ है। क्या है? परावर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ। ठीक, यानी प्रकाश किरण यहां पे आपतित होगी, टकराने के बाद जाएगी। अब देखना बच्चों, बढ़िया थोड़ा ढंग से समझिएगा। मैंने कहा एक गोले का एक छोटा सा भाग ले लिया मैंने, और उसमें लेप लगा दिया, तो दर्पण का काम कर रहा है। इस बच्चों यदि बात करते हैं थोड़ा सा यहां पे देखिएगा, इसकी बात करें बच्चों, है ना, यानी दर्पण के सिरों को मिलाने वाली जो रेखा है वो कहलाती है क्या? वो कहलाती है द्वारक। ये क्या कहलाएगी बच्चों? द्वारक। क्या कहलाएगी? द्वारक। ठीक है, दर्पण के जो कटान बिंदु हैं उनको जो मिलाने वाली एक रेखा है वो द्वारक कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? द्वारक कहलाती है ना। गोली दर्पण के सिरों को, बिंदुओं को मिलाने वाली जो सबसे बड़ी रेखा है उसकी लंबाई दर्पण की द्वारक कहलाती है। ठीक, ठीक है सर, द्वारक क्लियर है? आप लोगों को दिक्कत हो तो फिर से लिख देता हूं, द्वारक। क्या लिख दिया बच्चों? द्वारक। द्वारक है। अब ये बच्चों इस दर्पण के सेंटर में एक कोई बिंदु होगा, और उस बिंदु को बोलेंगे बच्चों ध्रुव। क्या बोलेंगे? ध्रुव। यानी दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दर्पण के सिरों को मिलाने वाली सबसे लंबी रेखा जो है वो द्वारक कहलाती है। परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है बच्चों, क्योंकि ये कौन सा दर्पण, जब परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा? ये आपका अवतल दर्पण कहलाएगा। कौन सा दर्पण प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण। लेंस भी ऐसे ही होता है, दर्पण भी यही होता है।
तो ये अवतल दर्पण है। अब ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि कहीं ना कहीं ये जो हमने दर्पण लिया है ये किसी न किसी गोले का भाग होगा। तो जिस गोले का भाग होगा उस गोले की जो त्रिज्या है, जैसे यहां से बात करता हूं त्रिज्या बच्चों, उस गोले की त्रिज्या इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी और उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। जैसे केंद्र यहां पर आप रिप्रेजेंट कर दिए तो वक्रता केंद्र सी हो गया। क्या हो गया बच्चों? वक्रता केंद्र सी हो गया। लेकिन ध्यान देना बच्चों, यहां पे मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला भाई कि यहां पे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है प्यारे बच्चों, ये लो, तो ये आपकी क्या है बच्चों? वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या आर, जिसे क्या बोल देंगे बच्चों? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक सर। और ये सी क्या है? ये है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ये वाला बच्चों यहां पर सी, और ये आर जो है बच्चों वक्रता त्रिज्या है। एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, परेशान मत होना। सबसे पहले मैंने कहा द्वारक, दर्पण के सिरों को मिलाने वाली जो सबसे लंबी रेखा, जैसे हमने दर्पण देखा वो द्वारक है। दर्पण के बीच में एक बिंदु है बच्चों, इस बिंदु को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका ध्रुव कहलाता है। और दर्पण जिस गोले का भाग है, जैसे इस गोले का भाग है, इसकी जो त्रिज्या होगी प्यारे बच्चों, वही आपके दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसका जो केंद्र है ना, वो दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है सर। यदि हम बात करते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बच्चों मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ये जो रेखा है वो क्या कहलाएगी बच्चों? मुख्य अक्ष। ठीक है। यानी कुल मिलाकर के किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है बच्चों? वो कहलाती है क्या? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो क्या क्या चीज आपने देखा बच्चों? सबसे पहले दर्पण समझा। दर्पण क्या है? जिस पर संपूर्ण प्रकाश किरणों को परावर्तित कर दे, जिसमें आप लोग गोली दर्पण में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पढ़ते हैं। अवतल दर्पण का जो भाग है अंदर धसा हुआ रहेगा, उत्तल दर्पण का इसी से यदि हम लेते बच्चों, इसी से देखना ना थोड़ा सा, इसी से हम एक डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, एक और डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब इसमें क्या करेंगे? अब इसमें अपन जानते हैं क्या बनाएंगे? ये लो, इस बार परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ 1 मिनट, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, देख लो। अब कहना देना सर ये लेप है, अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ नहीं है। परावर्तक पृष्ठ ये है बच्चों, ये। तो ये आपका कौन सा दर्पण हो गया? ये उत्तल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण बच्चों? उत्तल दर्पण हो गया। परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है। कैसा है? उभरा हुआ है। अब आप लोग इसकी परिभाषा शब्द सब एक से ही समझ लो, इससे ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है। वक्रता केंद्र है ना, वक्रता केंद्र, ये जो आपका दर्पण है जिस गोले का भाग होगा उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता त्रिज्या, जैसे बच्चों यहां से C और P के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या है, यानी ये गोला जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। दर्पण, दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है बच्चों, जहां से प्रकाश किरण परावर्तित होगी, द्वारक, दर्पण के सिरों को मिलाने वाली सबसे लंबी रेखा द्वारक कहलाती है ना। और बच्चों यदि हम बात करते हैं ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। बताओ किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम हो? इतना आप लोग यदि नोट डाउन कर लो बच्चों तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम? आगे चले। वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या बता दिया, मुख्य अक्ष बता दिया, ध्रुव बता दिया, द्वारक बता दिया। अब थोड़ा सा फोकस दूरी, और बच्चों आप लोगों को क्या बताना है? फोकस दूरी बताना है, और फोकस समतल की जरूरत नहीं रहता, फोकस बिंदु भी बताना है और फोकस दूरी बताना है। ठीक है, मुख्य फोकस है, द्वितीय मुख्य फोकस। देखो इसी में से बना देते हैं, इसी में सब कुछ ठीक है बच्चों, इसमें कुछ करना नहीं है। देखो यदि प्रकाश किरण, इसको कॉपी कर लेते हैं है ना, और इसको सब मिटा देते हैं।
ये बच्चों मुख अक्ष है। 1 मिनट, ये मुख अक्ष है, ठीक है सर। इसका एक केंद्र रहा होगा, वो केंद्र कैसा, वक्रता केंद्र। यहां पे बच्चों आप सबको पता है, यहां पे आपका ध्रुव है, ये P है। अब मान लीजिए किसी अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें समांतर आपतित होती है। प्रकाश किरणें कैसे आपतित होती है, ये प्रकाश किरण समांतर आपतित हुई, ये प्रकाश किरण समांतर आपतित हुई, और टकराने के बाद बच्चों मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, टकराने के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, वो आपका बच्चों वो क्या कहलाता है, ये वक्रता केंद्र कहलाता है, सॉरी फोकस, मुख फोकस कहलाएगा। और मुख फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी बच्चों आपकी फोकस दूरी कहलाएगी। ये जो F आया बच्चों मुख फोकस आया, क्या आया, मुख फोकस, क्या आया, मुख फोकस, ठीक है। और बच्चों F और P, F और P के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, दूरी जिसे हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, F और P के बीच की दूरी यानी मुख फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, वो क्या कहलाती है, तो फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, फोकस दूरी। परावर्तक पृष्ठ अंदर दबा हुआ है, इसलिए अवतल दर्पण की मैं बात कर रहा था। तो कई सारी परिभाषाएं आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों, कि जैसे हम बात करते हैं कि सबसे पहले दर्पण, दर्पण एक परावर्तक पृष्ठ है जो संपूर्ण प्रकाश किरण को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, ठीक है। फिर बच्चों दर्पण 3 प्रकार से पढ़ा आपने, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। वृत्ताकार मतलब एक प्रकार से बच्चों परवलयाकार दर्पण आपने पढ़ा। गोलीय दर्पण में आपका अवतल और उत्तल पढ़ा। अवतल का मतलब अंदर दबा हुआ, ठीक है, जहां परावर्तक पृष्ठ है वो दबा हुआ है, और उत्तल का मतलब परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहता है बच्चों। मैंने कहा दर्पण के कटान बिंदु मतलब जो लास्ट शीर्ष होंगे बच्चों, उनको यदि मिला दें तो वो द्वारा को रिप्रेजेंट करता है। दर्पण के मध्य बिंदु की यदि बात करें तो ध्रुव की बात करता है। दर्पण जिस गोले का भाग होगा उस गोले का केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद वक्रता त्रिज्या है ना, गोला जो है ना, जो गोला है बच्चों, दर्पण जिस गोले से लिया गया उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, ठीक। इसके बाद बच्चों मैंने बात करा कि मुख फोकस क्या है। मान लीजिए अवतल दर्पण है, इसके मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित हो रही कुछ इस तरीके से, प्रकाश किरणें। फिर टकराने के बाद बच्चों, टकराने के बाद है ना, मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वही उसका मुख फोकस हो जाता है, ठीक है बच्चों। क्या हो गया, मुख फोकस हो गया। कहोगे सर ये तो अवतल के लिए, उत्तल के लिए कैसे मुख फोकस आप निर्धारित करते, देखना उत्तल के लिए कैसे मैं मुख फोकस निर्धारित करता, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा देखिएगा, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों। इसका भी मुख अक्ष कैसा होगा देखना, बताता हूं। ये आपका मुख अक्ष है मान लीजिए, ठीक, ये मुख अक्ष है। अब कहोगे सर ये कैसे होगा, तो समांतर प्रकाश किरणें आई बच्चों और इधर टकरा गई, ऐसे अंदर टकरा गई, मान लो ये पीछे की ओर भी जा सकता है। तो यहां पे आपका क्या कहलाएगा, मुख फोकस कहलाएगा। समांतर प्रकाश किरणें आती है और बच्चों है ना, जिससे यहां से आती है तो आगे की ओर टकरा जाएगी, और भी आएगा बच्चों तो ऐसे टकरा कर चला जाएगा। इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, जिस बिंदु पर मिलते हैं उसका मुख फोकस कहलाता है। तो ये अवतल के लिए बच्चों, ये उत्तल के लिए, ठीक है। यहां तक क्लियर। चलो यदि मैं बात करूं प्रकाश चिन्ह, चिन्ह की बच्चों, चिन्ह पता होना चाहिए ना, चिन्ह कैसे अपन मापते हैं, क्योंकि दर्पण में आप लोग है ना चिन्ह में यदि गड़बड़ी कर देते हैं तो फिर न्यूमेरिकल में दिक्कत हो जाता है बच्चों। न्यूमेरिकल में क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। अगले क्लास में थ्योरम ही आएगा सीधा, इसलिए मैं इतना ज्यादा लंबा क्लास ले रहा हूं, है ना बच्चों। यहां तक क्लियर, किसी कोई प्रॉब्लम। इसमें मैंने मुख फोकस समझाया कि मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती है और अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, देखो ना बच्चों, ये प्रकाश किरण आई, मान लीजिए यहां से ए करा, बी पर टकराया, यहाँ पे सी करा, डी पे टकराया, और परावर्तन होकर के मान लीजिए ए बी ई इधर चला गया बच्चों, और इधर मान लीजिए टी आगे की ओर चला गया। तो जहां पे मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते हैं वहीं पे उसका मुख फोकस कहलाता है ना। ध्रुव और मुख फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये सारा चीज नोट्स में लिखा हुआ है। बेसिक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यदि बेसिक ही नहीं पता है तो फिर आप तो रटते रह जाओगे थ्योरम ना, कि एफ क्या है सर, आर क्या है सर, है ना, माइनस यू क्यों ले लिया, माइनस बी क्यों ले लिया, ये सारी चीजें आपको परेशानी नहीं डालेगी, इसलिए ऐसा मैं कर रहा हूं। ठीक है, चीजें क्लियर। चलिए अब मेरे बच्चों थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो पहला वाला भी डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है,
तो भटकने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत है ही नहीं है, जो मैं बता रहा हूं उतना ही आप तैयार करोगे। पहला जो प्रॉपर्टी है बच्चों चिन्ह के लिए, प्रकाश किरण के विपरीत, पहला जो है बच्चों प्रकाश किरण के विपरीत, प्रकाश किरण के दिशा में यदि हम दूरी ले रहे हैं, यानी प्रकाश किरण इधर से इधर चल रही है, वो हम बच्चों प्रकाश किरण की दिशा में ही जैसे दूरी ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहां तक निकालना है तो P, यहां पे मान लीजिए Q है तो PQ दिशा में निकालूंगा, तो दूरी में प्रकाश किरण के दिशा, प्रकाश किरण के दिशा वन मिनट, दिशा, प्रकाश किरण के दिशा में जो दूरी होती है बच्चों वो होता है धनात्मक, क्या होता है धनात्मक होगा, ठीक है। और इसका दूसरा, यदि विपरीत दिशा की बात करें बच्चों, प्रकाश किरण जहां उसके विपरीत दिशा में, प्रकाश किरण यदि जिधर जा रही हो उसके अपोजिट में दूरी मापते हैं बच्चों, तो ये आपका ऋणात्मक होता है, ठीक है। यदि मान लीजिए वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब नीचे बन रहा है बच्चों, तो वो भी ऋणात्मक होगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, एक और है ना पेज स्लाइड ले लेते हैं, उसमें बहुत अच्छे तरीके से अपन समझा देंगे बच्चों। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूं, गोला ले लेता हूं, ठीक है। क्या ले लूं सर? गोला, चलो गोला, आजा बाबू गोला, एक ये गोला ले लिया, कट, एक ये गोला ले लिया बच्चा, थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई, एक ये गोला ले लिया, एक ये गोला ले लिया, यहां पे करता हूं, चलो देखना बच्चों, अपन क्या बनाएंगे जानते हैं? अपन बनाएंगे इसको अवतल, क्या बनाएंगे? अवतल। अवतल कैसे बनेगा सर? यदि परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो तो अंदर की ओर लेप लगा दिया अपन ने, क्या लगा दिया? अंदर की ओर लेप, और इसमें कहां लगाएंगे? ठीक, ये कौन सा दर्पण है? ये कौन सा दर्पण है भाई? ये कौन सा दर्पण है? सर दर्पण की पहचान कब होती है? जब परावर्तक पृष्ठ निर्धारित हो जाता है। इसमें परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है तो ये अवतल है बच्चों, ये परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है तो इसे बोलेंगे उत्तल, उत्तल दर्पण, सही है सर। इसे क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक सर। इसका भी मुख अक्ष होगा, इसका भी मुख अक्ष होगा, सही है कि नहीं? मुख अक्ष दोनों का होगा, है ना। जैसे बोला इसका भी मुख अक्ष होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही सर, कुछ ना कुछ तो होगा ही। और भाई इसका भी मुख अक्ष होगा, दोनों का मुख अक्ष होगा, समझ में आई बात? चलो सर, अब देखो बच्चों थोड़ा ढंग से समझिएगा। यहां पे मैंने कहा कि प्रकाश किरण, यदि मैं यहां से सेंटर से बात करता हूं, सेंटर से बात करता हूं, ध्यान रखना बच्चों, तो प्रकाश किरण मान लीजिए इधर की दिशा है, प्रकाश की दिशा का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। और दूरी हम बच्चों इधर से माप रहे हैं तो ये आपका ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। प्रकाश किरण के विपरीत, प्रकाश किरण के विपरीत तो दूरी ऋणात्मक होगा बच्चों, ठीक है। लेकिन इस दिशा में जो दूरी है वो आपका V पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि प्रकाश की किरण की दिशा में। अच्छा,
यदि मान लीजिए बच्चों प्रतिबिंब ऊपर की ओर है, प्रतिबिंब की बात कर रहा हूं, प्रतिबिंब की बात कर रहा हूं, तो वो आपका प्लस में ही रहेगा। लेकिन जब बच्चों प्रतिबिंब नीचे हो जाएगा, प्रतिबिंब यदि प्रतिबिंब इसके नीचे बन रहा है तो माइनस का ये हो जाएगा बच्चों। ये डायरेक्शन याद रखना। मान लीजिए इधर से इधर यदि हम दूरी माप रहे हैं, इधर से इधर, तो ये आपका ऋणात्मक बता देगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों यहां पर भी होगा। प्रकाश किरण की दिशा में जा रहा है तो भाई ये आपका धनात्मक होगा। प्रकाश की किरण के विपरीत दिशा में जा रहा है तो ऋणात्मक होगा। चाहे यहां पे भी देखो बच्चों, आगे की ओर जाएगा तो धनात्मक होगा। लेकिन प्रकाश किरण के यदि इधर चलेंगे बच्चों तो ऋणात्मक होगा। प्रतिबिंब ऊपर की ओर आपका प्रतिबिंब आई की बात करते हैं बच्चों, धनात्मक होगा। और इधर इसका प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब आई नहीं करते, ऐसा आप ऐसा मत करो। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर यदि धन है तो प्रतिबिंब के लिए नीचे अपना माइनस में हो जाएगा। ये चीज बच्चों चिन्ह परिपाटी। कुल मिलाकर के प्रकाश की किरण के विपरीत दिशा में जाओगे तो ऋणात्मक, और जिधर प्रकाश किरण चल रही है उसी दिशा में आप दूरी माप रहे हैं तो धनात्मक होगा, है ना। इतना यदि आप लोगों ने तैयार कर लिया तो चिन्ह परिपाटी में आगे कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, यदि प्रतिबिंब ऊपर ही बन रहा, मान लीजिए यहां पे वस्तु रखा, प्रतिबिंब ऊपर की ओर बन गया तो धनात्मक होगा, और यदि नीचे की ओर बन गया तो ऋणात्मक होगा। याद रखना, प्रकाश के डायरेक्शन के विपरीत दिशा में चलेंगे तो ऋणात्मक चिन्ह लेना पड़ेगा, और प्रकाश की दिशा में चलेंगे बच्चों तो धनात्मक चिन्ह लेना पड़ेगा। आप लोगों का यदि टारगेट रहेगा कि सर इससे बने प्रतिबिंब का भी हम वर्णन करें तो बताइएगा, अगले लेक्चर में उसी को करा देंगे। हालांकि एनसीईआरटी में है नहीं, और कैसे जैसे वस्तु को अपन ने फोकस में रखा तो प्रतिबिंब कहां पर बना, अनंत पर, जब अनंत पर रखा तो फोकस पर बना। क्योंकि ये जो टॉपिक है वो लमसम बच्चों हमेशा काम आएगा, इसलिए आप कहोगे तो उसके 5-6 कंडीशन है, उसके पूरे कंडीशन आपको हम समझा देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं अब लेक्चर बच्चों लंबा ही लाऊंगा, आज मैं बहुत कुछ सिखा दिया आपको, है ना। कहोगे तो अगले लेक्चर में अपन उसकी बात कर लेंगे, जैसे कहां पे वस्तु रखें, मुख अक्ष के किस बिंदु पर रखें तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है ना। एनसीईआरटी में ये मत सोचो कि वो टॉपिक नहीं है तो बिल्कुल हम नहीं, अरे भाई दर्पण दे दिया ना, दर्पण संबंधित सब कुछ पढ़ो, है ना। कंपटीशन में आगे चल कर केवल एक छोटा सा टॉपिक दे देता है और पूछ देता है बीएससी एमएससी का, समझ रहे हो। तो ऐसा होता बच्चों, इतना मत सोचो कि नहीं दर्पण बस बताया व्यंजक है उसी को पढ़े, नहीं नहीं नहीं, बीच बीच के पॉइंट निचोड़ा मैं समझा रहा हूं। इसी प्रॉपर्टी सब कुछ है, तो वस्तु को कहां पर रखेंगे, प्रतिबिंब कहां पर बनेंगे, सब कुछ पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक नाम मात्र को दिया है, क्वेश्चन वहां से 4 नंबर का आ सकता है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा धैर्य बनाकर रखना है। और यदि बच्चों आप लोगों ने नोट्स नहीं लिया है तो ऐसे चीज में जो लिखा रहता है ना, नोट्स इसलिए जरूरी रहता है प्रॉपर तैयारी के लिए कि भाई ये 96 85 29 91 50 मेरा पर्सनल नंबर है। यदि कोई बच्चा चाहता है नोट्स लेने के लिए तो कॉन्टेक्ट कर लेना बच्चों, ठीक है। मैं यहाँ पे भी बता दिया हूँ आपको, 96 85 29 91 49 प्रॉपर नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट करें, बाकी तो क्लासेस फ्री चलता ही है। ओके, प्यार भरा सपोर्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया कर भैया, थोड़ा सा प्यार भरा कमेंट्स जब देखता हूँ तो दिल गदगद होता है और पढ़ाने का मन भी करता है। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।